हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को जब से पता चला है कि आरओ एआरओ का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, वो शिफ्ट्स में होने जा रहा है, मल्टीपल शिफ्ट में होने जा रहा है। तो एक ये र्यूमर पहले ही दिन से, जिस दिन से ये मालूम पड़ा था, तब से चलने लगा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी और नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, कुछ लोगों को लॉस हो जाता है, कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाता है। तो तरह तरह के लोगों में एक र्यूमर, एक कहानियां बनने लगी कि अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के काफी कैंडिडेट्स परेशान हैं। और इसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है आयोग की ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा एजिटेशन भी किया कैंडिडेट्स ने, यूपीएससी, यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एस्पिरेंट्स ने। और वो चाहते थे कि एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, लेकिन अब बाय द वे फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्जाम जो है यूपी पीसीएस का एग्जाम 2 दिन में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। और आरओ एआरओ का एग्जाम जो है वो 3 शिफ्ट में होगा, 2 दिन में होगा लेकिन 3 शिफ्ट में होगा। तो यहां से अब ये क्लियर कट, ये क्लियर हो चुका है कि अब जो है नॉर्मलाइजेशन की स्ट्रेटजी को यूज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को यूज किया जाएगा फाइनल मेरिट बनाते वक्त। तो दोस्तों, जो लोगों में बड़ा र्यूमर है, बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति है कि क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो मैं उसी कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता हूं और करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता दूं कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन हो नहीं हो, एक शिफ्ट में पेपर हो, 2 शिफ्ट में पेपर हो या 10 शिफ्ट में पेपर हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी तैयारी को करते रहिए। देखिए, ये तो देखिए एग्जाम है, एग्जाम का पार्ट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कट ऑफ 122 नंबर गई और आपके जो है 121.75 मार्क्स आ गए। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, ये सब एग्जाम का, ये सब जो है कंपटीशन का पार्ट है। तो नॉर्मलाइजेशन से सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग घबराना बंद कर दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो प्लीज सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की चर्चा को आप आज से ही इस वीडियो को सुनकर के विराम दे देंगे और अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी में लग जाएंगे। तैयारी का पूरा अगले 30 दिन का एक पूरा प्लान बनाएंगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। और किस तरीके से बनाना है वो मैंने लास्ट वीडियोस में 2 वीडियोस अपलोड किए थे। एक मैंने शुरू में किया था जब एग्जाम शिफ्ट हुआ था, शिफ्ट होने की खबर आई थी कंफर्म, और एक मैंने अभी इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। उन दोनों वीडियोस को जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करता हूं, देखिए, मैं नॉर्मलाइजेशन की। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पहले उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कुछ ये प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल 2 शिफ्ट में पेपर हुए, इस शिफ्ट में पेपर हुआ और इस शिफ्ट में पेपर हुआ, दोनों शिफ्ट में 100 कैंडिडेट्स ने फॉर एग्जांपल पेपर दिया। अब हो सकता है कि इस शिफ्ट के और दोनों शिफ्ट के कैंडिडेट्स को मिलाकर के हमें, इसका मतलब 200 कैंडिडेट्स की मेरिट बनानी है। तो इन दोनों के जो मार्क्स आ रहे हैं, इसमें हो सकता है किसी कैंडिडेट के 80 मार्क्स हो मैक्सिमम, इसमें किसी के 81 मार्क्स हो। तो दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि टॉपर कौन है एग्जाम का। पहले हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि एक के 81 है और एक के 80 है, तो दोनों में टॉपर कौन है, यह हमें डिसाइड करना होता है सबसे पहले। उसी के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन होता है। तो देखिए, कैसे डिसाइड करेंगे उसे देखिए। तो सबसे पहले देखिए, टॉपर कैसे डिसाइड करेंगे, और वही फिर डिसाइड करेगा, उसी से फिर शुरू हो जाती है बेस शिफ्ट की। बेस शिफ्ट कौन सी ली गई, तो देखिए यहां पर इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि अगर यहां पर 81 है तो यहां देखेंगे दोनों शिफ्ट में, फिर हम देखेंगे एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं। अब अगर एवरेज मार्क्स इस शिफ्ट में ज्यादा आ रहे हैं 81 वाली में, और इसमें अगर कम आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से 81 के मार्क्स उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाएंगे, और उसी रेशियो में जो 80 वाली शिफ्ट थी, इसके मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। ये कब डिपेंड करेगा, जबकि एवरेज मार्क्स अगर 81 वाली शिफ्ट में ज्यादा आ रहे हैं। अगर दोस्तों इसके रिवर्स होता है, रिवर्स क्या होता है कि इस शिफ्ट में जो मार्क्स हैं वो एवरेज मार्क्स लेस आ रहे हैं, और इस शिफ्ट में मार्क्स मोर आ रहे हैं। चाहे मैक्सिमम मार्क्स 80 ही आए, लेकिन एवरेज मार्क्स इसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो अब दोस्तों, इन कैंडिडेट्स के मार्क्स को उसी रेशियो में रिड्यूस
कर दिया जाएगा और इनके मार्क्स को उसी रेशियो में इंक्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए करते हैं कि जहां एवरेज मार्क्स, टॉपर से सिर्फ काम नहीं चलता है, टॉपर या लोएस्ट से मार्क नहीं चलता, जहां एवरेज मार्क्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहता है कि इसका मतलब वो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसका मतलब वहां पेपर में मार्क्स लाने डिफिकल्ट थे। और अगर किसी पेपर में एवरेज मार्क्स लेस आ रहे हैं, जो मोर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो पेपर थोड़ा सा इजी था। तो एक तो तरीका ये है टॉपर डिसाइड करने का और बेस शिफ्ट डिसाइड करने का। वैसे देखिए स्टैटिकल टूल कई सारे हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन करने के। एक दूसरा तरीका देखिए ये भी होता है दोस्तों, परसेंटाइल निकालने का। परसेंटाइल निकाल करके फिर बेस शिफ्ट हम देखते हैं। तो परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है दोस्तों? आपने सुना होगा कई बार एग्जाम में कि उसके इतने परसेंटाइल मार्क्स आए, 99.99% आए, परसेंटाइल आए। तो ये परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल दोस्तों ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो पेपर हुआ, पेपर जैसे आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, तो 200 मार्क्स के पेपर में अगर मैं शिफ्ट एक की बात करूं, किसी एक शिफ्ट की, इस पहली शिफ्ट में 200 मार्क्स के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स किसी कैंडिडेट के 146 आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 146 आते हैं, तो इसको हम दे देंगे परसेंटाइल 100, यानी ये 100 परसेंटाइल इस बंदे ने स्कोर किया। अब यही हो गए 100% मार्क्स, यानी ये हो गए आपके फाइनल मार्क्स। अब अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स आते हैं 120, तो इसकी परसेंटाइल कैसे निकाली जाएगी? इसकी परसेंटाइल निकाली जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 146, इस तरीके से, यानी करीब करीब 79 परसेंटाइल इस कैंडिडेट के मार्क्स हो जाएंगे। तो एक तरीका होता है परसेंटाइल निकालने का, यानी सभी कैंडिडेट्स की पहले पेपर की परसेंटाइल निकाली जाएगी, दूसरे कैंडिडेट्स के सभी की परसेंटाइल निकाली जाएगी, वहां से उनकी रैंकिंग बन के तैयार होगी। परसेंटाइल को फिर जो एवरेज मार्किंग है उससे जो है इंक्रीज या डिक्रीज करके फाइनल मेरिट बन जाती है, फाइनल मेरिट बन जाती है। तो ये परसेंटाइल का कंसेप्ट भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ता है कि ये कई कंसेप्ट हैं, कई स्टैटिकल टूल्स हैं जिनके थ्रू एवरेजिंग की जाती है, मार्क्स का स्टैटिकल एनालिसिस किया जाता है। और दोस्तों इतना फाइन ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है कि इसमें 0.001% ही सिर्फ किसी के साथ डिस्पैरिटी होने के चांसेस होते हैं, यानी बहुत लो लेवल पर ही डिस्पैरिटी होने के चांसेस होते हैं। तो अब इस डिस्पैरिटी अगर किसी के साथ बाई चांस हो रही है तो सिर्फ उसे एग्जाम का पार्ट मान करके आप दोस्तों छोड़िए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन ए को फिल करते करते आपने बी को भर दिया, या बी को फिल करते करते सी को भर दिया। तो ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ एग्जाम। तो अल्टीमेटली फिर मैं यही कहूंगा, यहां से अगर आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया हो तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से बिल्कुल भी आप घबराना बंद करिए, इसके फियर को एकदम से रिवर्स गियर में डाल दीजिए, गोली मारिए, तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। पूरी स्ट्रेटजी बनाइए, अभी बैठ करके पूरी स्ट्रेटजी बनाइए। एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिए कि अपना 30 डेज का एकदम प्लान बनाइए। और ये मैं पहले ही कह चुका था आपको, देखिए पिछले वीडियोस में ही, कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनके लिए आपको तैयार रहना है। फिर मैं यहाँ पर वही चीज रिपीट करूंगा कि ऑल आर दी पार्ट ऑफ एग्जाम। जब कंपटीशन बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, एक जमाना हुआ करता था जब 1 लाख ही कैंडिडेट सिर्फ एग्जाम में बैठते थे, आज की डेट में जब 5 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम में बैठ रहे हैं तो कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ गया है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन जैसे जाल से भी पार पानी होगी ही दोस्तों, इसको भी आपको क्लियर करके आगे बढ़ना ही होगा। यानी ये भी एग्जाम का एक पार्ट है, इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो प्लीज गो अहेड, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, नॉर्मलाइजेशन जैसी चीजों को अब सोचना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।